प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं श्री कमलेश्वर। इसमें इन्होंने बताया है कि जो जॉर्ज पंचम थे वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध शासक थे और उनकी प्रतिमा हमारे देश में लगी हुई थी। तो एक बार उनकी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि कई देशों का दौरा था, तो वो भ्रमण पे आए हुए थे और जो इंडिया के अंदर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी उस प्रतिमा की नाक टूटी हुई थी। तो इतने बड़े शासक की प्रतिमा पर नाक का ना होना हमारे देश के लिए बहुत ही खेद का विषय था। सभी कर्मचारी इस प्रतिमा की नाक के बारे में सोच रहे थे। जगह जगह प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर सभाएं बुलाई गई और उनमें निश्चय किया गया कि यदि हम इस जॉर्ज पंचम की नाक पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक नहीं होगी और इंग्लैंड की रानी का भारत में दौरा है तो हमारी भी नाक कट जाएगी, अर्थात कि हमारा बहुत ज़्यादा अपमान हो जाएगा और इसलिए हमारे पूरे देश की विदेश में फिर इंग्लैंड में जाकर खिल्ली उड़ाई जाएगी। इसलिए उस प्रतिमा पर नाक का होना अति आवश्यक था। तो इसके लिए तरह तरह के विचार किए गए, अनेकों सभाएं की गई, विशेषज्ञ को बुलाया गया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया और प्रतिमा पर नाक लगाने का निश्चय किया। इस प्रतिमा पर नाक लगाने के लिए विभिन्न समस्याएं आई। अंत में एक मूर्तिकार ने निर्णय लिया कि क्यों न किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर इस प्रतिमा पर लगाई जाए। इससे हमारे देश की आबादी में कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो सम्मान है, हमारा जो मान है वो विदेशों में कम भी नहीं हो पाएगा। और जिस दिन प्रतिमा पर नाक लगाई गई उस दिन, उससे अगले दिन अखबार के अंदर कहीं पर भी इस पर चर्चा नहीं की गई, अर्थात अखबार में कहीं पर भी इस समाचार को नहीं छापा गया। तो देखिए, इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मतलब कि जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी वो जॉर्ज पंचम की पत्नी थी और उन्होंने हिंदुस्तान के दौरे पर आना था। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जब भी कोई भी किसी देश से कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई विशेष व्यक्ति हो, वो किसी भी देश के दौरे पर निकलता है तो उससे पहले उस देश की अखबारों के अंदर तरह तरह की खबरें छपनी शुरू हो जाती है कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, कि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। इसलिए कि रानी के आने की भी तैयारियां भारत में खूब जोरों पर चल रही थी। तरह तरह की प्रबंध किए गए थे। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। जो रानी एलिजाबेथ का विशेष दर्जी था जिनसे वो अपने कपड़े सिलवाती थी, वो भी, उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि 3 देशों के दौरे पर कि रानी एलिजाबेथ किस देश में कैसी वेशभूषा धारण करेगी, कैसी वेशभूषा पहनेगी, इसलिए वो भी चिंतित था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज
फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। मतलब जो उनका सेक्रेटरी था, जो उनके जासूस थे, वो एशिया महाद्वीप के लिए पहले ही दौरे पर निकल चुके थे। वो हर पल की सूचना इंग्लैंड पहुंचा रहे थे कि रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और उनके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। कि इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरनें थी, जो उनकी समाचार थे, जो भी खबरें थी, वो अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छप रही थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है और जिसका कपड़ा है वो क्या है, प्योर रेशम का है और उसे हिंदुस्तान से ही मंगवाया गया है और जिसकी कीमत क्या है, करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। मतलब कि जो रानी एलिजाबेथ के बावर्ची थे, उनको खाना बनाने वाले जो उनके थे, नौकर चाकर थे, उनके सुरक्षा जो कर्मी जो थे, रानी एलिजाबेथ के साथ साथ उन सब लोगों की जीवनियां भी भारतीय समाचार पत्र का एक विशेष हिस्सा बन गई। यहाँ तक कि जिस महल में उनको ठहराया गया और ये जो उनके साथ कुत्ते लाए गए, उनको भी अखबारों में जगह दी गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब कि शंख तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हो रही थी, लेकिन जो उसकी ध्वनि है वो भारत में पहुंच चुकी थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या तहलका मचा हुआ था कि एक इंग्लैंड की रानी 5,000 का सूट पहनकर भारत में भ्रमण के लिए आ रही है और वो सूट जिसका कपड़ा भारत से ही गया हो, तो वो कोई छोटी बात नहीं थी कि उसको पालम हवाई अड्डे पर उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाए और उनका लिए क्या विशेष प्रबंध किया जाए। ये सब चर्चाएं अखबार में छाई हुई थी। कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। अर्थात इतने बड़े देश की, विकसित देश की रानी हमारे देश में आ रही है और हम उनके स्वागत में कुछ कमी छोड़ दें, यह हमारे लिए शोभा नहीं देगा। अर्थात कि यह तो परमात्मा की कृपा दृष्टि है कि इतने बड़े देश की महारानी हमारे देश में आ रही है। हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अर्थात नई दिल्ली का कायापलट होने लगा, मतलब कि उनके स्वागत के लिए सभी सड़कों को चमकाया गया। जो सड़क के किनारे वृक्ष खड़े हुए थे उनको भी पेंट किया गया, रंग रोगन किया गया और जो आसपास दाएं बाएं जो भी पार्क वगैरह थे, बगीचे वगैरह थे, उनकी भी सजावट मन लगाकर की गई। अर्थात कि उनके आने का मतलब ये था कि भारत को भी बहुत सुंदर उनकी नजरों में दिखाना आवश्यक था। इसलिए कि जो भारत सरकार थी, उन्होंने उनके आने से पहले दिल्ली का ढंग ही बदल दिया, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं छोड़ी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा और सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। मतलब कि किसी ने किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहा और न ही किसी ने लेकिन जो लंबे समय से सड़कें टूटी हुई थी वो भी जवान हो गए थे, उनको भी साफ सुथरा किया गया, उनकी भी मरम्मत वगैरह की गई। इमारतों ने नौजवानों की तरह श्रृंगार किया गया। जो इमारतें थी उनको भी बहुत सजाया धजाया गया, नौजवानों तक एक विशेष सुंदरता उनको दी गई।
लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, यह थी जॉर्ज पंचम की नाक। लेकिन जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो क्या थी कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति या प्रतिमा हम कह सकते हैं लगी हुई थी, उसके ऊपर नाक नहीं था, तो प्रतिमा पत्थर की थी और उस पर से नाक टूट गई थी। यह हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी और जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थ कि नई दिल्ली में सब कुछ था और सब कुछ हो भी रहा था और होने की उम्मीद भी थी, हमें पूरा विश्वास था। लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, सबसे बड़ी समस्या थी, वो क्या थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। मतलब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा तहलका मचा हुआ था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस समय आंदोलन भी हुए थे, नेताओं ने अपने अपने भाषण भी दिए थे। मतलब दिल्ली का माहौल बहुत ही गर्म था। मतलब हर व्यक्ति के जुबान पर सिर्फ जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक न होने की बात ही चल रही थी। आपस में बहसें हो रही थी। बहस ये चल रही थी कि इस मूर्ति पर नाक लगा दी जाए या फिर यहां से मूर्ति को ही हटा दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी कि कुछ नाक लगाने के पक्ष में थे, कुछ इसके विरोधी थे, और जो ज्यादातर लोग सभा में बैठे हुए थे वो बिल्कुल शांत थे, चुप थे, खामोश थे। और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। मतलब कि जिस पक्ष की तरफ लोग जो खामोश रहने वाले लोग थे, वो जहां पर भी जो विचार में जहां दम होता उन्हीं की तरफ अपने विचार रख देते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक पर पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लौटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है। जो शाही नाक लाट थी, जो शाही मूर्ति की प्रतिमा थी, उन पर छोटे मोटे युद्ध भी होते रहे हैं। और जो भारत के अजायब घर की शोभा बढ़ाते हैं उनको भी खंगाला गया, तो उनको भी देखा गया कि किस मूर्ति की नाक इनकी नाक जैसी मिलती है और वो लगाई जाए। उसी जमाने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। उसी समय एक हादसा हो गया। इंडिया गेट के सामने वाली प्रतिमा पर, जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक नहीं थी, अचानक गायब हो गई। लेकिन वहां हथियारबंद पहरेदार जो उसकी सुरक्षा में थे वो वहां मौजूद थे। गश्त लगती रही। अर्थात जो सुरक्षा कर्मी थे वो बार बार उनका दौरा करते रहे, लेकिन मूर्ति की नाक चली गई थी, प्रतिमा की नाक नहीं रही। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। फिर रानी भारत दौरे पर आई और जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक न हो तो इससे तो हमारी नाक कट जाएगी, तब तुम्हारा बहुत ज्यादा अपमान हो जाएगा। इसलिए कि इस पर बहुत सरगर्मी शुरू हो चुकी थी। देश के खैर को, जो देश का भला चाहने वाले हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाई गई, सभा बुलाई गई और उनके सामने यह विचार पेश किया गया कि जो रानी के पति की प्रतिमा है उस पर नाक नहीं है। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी।
सभी ने यही कहा कि यदि उस प्रतिमा पर नाक नहीं है तो फिर हमारा ही बोली नाक नहीं रहेगी। उच्च सतर पर मशवरे हुए, अर्थात उच्च स्तर पर बातचीत शुरू होने लगी, दिमाग खरोंचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। कि इस पर विचार विमर्श किया गया, जगह जगह सभाएं की गई, मीटिंग की गई और यह निर्णय लिया गया कि इस मूर्ति पर किसी भी कीमत पर नाक लग जानी चाहिए। मूर्तिकार को एक हुक्म दिया गया, उसको आदेश दिया गया कि वह फौरन दिल्ली हाजिर हो, अर्थात दिल्ली में उपस्थित हो, दिल्ली पहुंचे। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। जो मूर्तिकार था वह अपनी कला में बहुत ही निपुण था, अपनी कला के कारण वह काफी प्रसिद्ध था, लेकिन वह पैसे से लाचार था। पैसे के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। हुकाम होता है जो उसको हुक्म देने वाले होते हैं, आदेश देने वाले जो अफसर लोग बैठे थे, उनके चेहरे देखे और उनके चेहरे कहते मुरझाए हुए थे। उनके चेहरे पर एक विशेष परेशानी थी, दुख था। उन चेहरों पर कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अर्थ कि जैसे ही उन्होंने हुक्म कामों के चेहरे देखे, काफी परेशान थे, उदास थे, कई तो बहुत ज्यादा उदास थे, उनके चेहरे उतरे हुए थे और उनके मस्तक पर परेशानी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और ऐसा देखकर कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तब एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। एक धीमी सी आवाज आई कि मूर्तिकार जी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। मूर्तिकार ने भी उसी समय बेधड़क अपना जवाब उनके सामने प्रस्तुत किया कि नाक लग जाएगी, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि नाक लगाने कहाँ है और कैसे लगानी है। क्यों? क्योंकि वह पैसे से लाचार था और उसने आदेश मिलते ही अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया, दे दिया। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से आया था। फिर मूर्तिकार ने हुक्मरानों से प्रश्न किया, उनसे पूछा कि मुझे आप लोगों ने यह बताना होगा कि इस मूर्ति को कब बनवाया गया था और कहाँ पर बनवाया गया था और इसके लिए किस प्रकार का पत्थर प्रयोग किया गया था। यदि आप यह सब मुझे बता देंगे तो इस प्रतिमा पर नाक अवश्य लग जाएगी। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक कलरक को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। कलरक ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। कि जब ये जिम्मेवारी दारी देने की बात आई तो सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि खैर मसला हल हुआ। तो उनको कुछ राहत मिली कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि कुछ हमारी समस्या कम हो गई। किस मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाग लगाने के लिए हाँ कर दी। एक कलरक को फोन किया गया कि इस बात की पूरी छानबीन, अर्थात इसकी तहकीकात की जाए, इसकी छानबीन की जाए कि यह मूर्ति कब बनी थी और इसके लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो पुरातत्व विभाग होता है उनकी फाइलों को खंगाला गया, उनको देखा गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ वो फाइलें लगभग नष्ट होने के कगार पर थी, अर्थात वो सब कुछ हजम कर चुकी थी। कलरक ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, अर्थात कलरक ने लौटकर कमेटी के सामने सभा में कहा, कांपते हुए अपने विचार रखे कि सर मेरी खता माफ, अर्थात मेरी गलती को माफ किया जाए। फाइलें सब कुछ हजम कर चुके थे कि जो फाइलें हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि इस मूर्ति को कब बनवाया गया था और इसके लिए किस प्रकार का पत्थर और कहां से प्रयोग किया गया था। इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा।
हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए, इस नाक का दारोमदार आप पर है। अर्थात जो आदेश देने वाले थे सभी के चेहरे उतर गए थे, उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। एक विशेष कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के लोगों को इस की जिम्मेदारी दी गई कि यह काम हर हालत में हो जाना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर। अर्थात कि इस नाक को जो लगाना है वह आपको ही करना है, इसका प्रबंध कैसे भी किया जाए आप लोगों को करना है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। मूर्तिकार को दोबारा बुलाया गया, उसने मसला हल किया, उसने अपना विचार प्रकट किया और उस समस्या का थोड़ा बहुत समाधान निकाला। वह बोला कि इस मूर्ति पर को बनाने में किस प्रकार का पत्थर प्रयोग किया गया है, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, अर्थात हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमूंगा, इसके लिए भ्रमण करूंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जाना गया था। तो कमेटी के सदस्य के उतरे हुए चेहरे थे वो चेहरे थोड़े खिल गए था, तो वो प्रसन्न हुए। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। जो सभापति था उन्होंने बहुत फक्र महसूस की, गर्व महसूस किया और पूरे जोश के साथ कहा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में न पाई जाती हो। अर्थात हिंदुस्तान में हर चीज उपलब्ध हो जाती है, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर हर चीज है, लेकिन उसको पाने के लिए क्या है, हमें दृढ़ निश्चय करके अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अर्थात कि हर चीज जो भारत भूमि के गर्भ के अंदर छिपी हुई है उसको सिर्फ खोजा जा सकता है तो अपनी मेहनत और लगन से, ऐसा उसने कहा। और यदि हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें वैसे मिलेगा। अर्थात यदि हम मेहनत करके ऐसा ही पत्थर खोज निकालेंगे और इस प्रतिमा पर नाक लग जाएगी तो हमारा बहुत अधिक विदेशों में सम्मान होगा और जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो आने वाला जमाना होगा, वह बहुत खुश होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। मूर्तिकार ने क्या किया कि पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भ्रमण किया, अर्थ वहां गया, पत्थरों की खानों के दौरे कर दिए कि जो तरह तरह की खान थी पत्थरों की, वहां पहुंचा लेकिन उदास हो गया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी क्योंकि जिस पत्थर से वह मूर्ति बनाई गई थी वैसा पत्थर उसको कहीं पर भी नहीं मिला था, इसलिए उसका चेहरा भी उतर गया था। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। उसने क्या खबर दी कि मैंने भारत के कोने कोने में दस्तक दी, अर्थात भारत का कोना कोना खंगाल डाला, लेकिन इस प्रकार का पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला है और यह जो पत्थर है ये विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपको, आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति उनके इस जवाब को सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में अर्थात गुस्से में आकर कहा, लानत है कि हमें शर्म आती है आपकी अकल पर, आपके दिमाग पर, आपकी इस बुद्धिमत्ता पर हमें लानत है कि विदेशों की हम सारी चीजें अब हम अपना चुके हैं। अर्थात कि विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, उनके खान पान को अपना रहे हैं, उनके रहन सहन को अपना रहे हैं, उनके चाल चलन को अपना रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता। अर्थात कि जो हिंदुस्तान के अंदर बालाएं डांस करती हैं, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, तरह तरह के विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो ऐसा पत्थर क्यों नहीं मिल सकता जिससे यह प्रतिमा बनी हो। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा
उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। मूर्तिकार सभापति के क्रोध को देखकर चुपचाप खड़ा सुन रहा था और अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके अर्थात उसके मन के अंदर एक ऐसा विचार आया और उसने कहा कि मैं जो कहना चाहता हूं उसके लिए एक शर्त है कि इस विचार को अखबारों तक न पहुंचने दिया जाए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस प्लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। जब मूर्तिकार ने यह कहा कि मेरे मन में एक विचार है और यह विचार अखबार वालों तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो उसने अपना विचार प्रकट किया और करना चाहा, लेकिन सभापति का चेहरा खिल गया। सभापति ने चपरासी को आदेश दिया कि इस कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाए और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। तब मूर्तिकार ने अपना विचार रखा कि हमारे देश में अनेक नेताओं ने कुर्बानियां दी है और उन नेताओं की मूर्तियां जगह जगह लगी हुई है। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो क्यों न जिस नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती है उस नाक को वहां से हटाकर इस प्रतिमा पर लगा दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, अर्थ कि सभी जो वहां बैठे हुए थे सभा के अंदर एक दूसरे को ताकने लगे और किसी की हिम्मत भी कुछ कहने की नहीं हुई। तो सभापति ने धीरे से कहा, बड़ी होशियारी की चालाकी के साथ ऐसा करना, अर्थात किसी को पता ना चले कि हमने किसी दूसरी प्रतिमा की नाक को हटाकर इस प्रतिमा पर लगाया है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा और उन्होंने दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसाजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने ट्रॉली नापी और गुजरात की ओर भागा था। दिल्ली से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की और रास्ते में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसाजी, जहांगीर सबकी नाक उसने टटोले थे कि सबको अच्छी तरह से निहारा, देखा, परखा और जब नाक सही नहीं लगी तो फिर गुजरात की ओर चल दिए। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। अर्थात गुजरात की तरफ जाने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और महादेव जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को अच्छी तरह परखा, देखा और गुजरात के बाद वो बंगाल की तरफ चल दिए। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। अर्थात बंगाल की तरफ जाकर उन्होंने गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय इत्यादि देशभक्तों की प्रतिमा को अच्छी तरह परखा, देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। अर्थ कि बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर गया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमाओं की नाक को अच्छी तरह देखा। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अर्थ कि उन्होंने भारत के लगभग सभी राज्यों का दौरा किया, भ्रमण किया। हर स्वतंत्रता सेनानी, हर देशभक्त जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने में, उनकी प्रतिमाओं को अच्छी तरह निहारा, देखा, परखा, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाती थी।
तो इसलिए उसकी परेशानी बढ़ गई और वह वापिस हताश होकर दिल्ली लौट आया। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक की फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी से कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। सब उदास हो गए, उस पर क्रोधित होने लगे, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने फिर दोबारा सभा में विराजमान सभी लोगों को धैर्य बंधाया, उनको ढांढस बंधाया, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि सन 1942 में जो सेक्रेटेरिएट के सामने बच्चों की मूर्तियां बनी हुई जो शहीद हुए थे, उनकी बच्चों की नाक है शायद इन मूर्ति पर फिट बैठ जाए, बिल्कुल सही बैठ जाए। लेकिन उन बच्चों की मूर्तियों की नाक भी क्या थी, जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक बड़ी थी। आखिर में थक हार उसने कहा कि आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े उकानों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात होगी। राजधानी में सब तैयारियां की जा रही थी। आसपास की बिल्डिंगों को, भवनों को रंग रोगन से नहलाया गया, बिल्कुल साफ किया गया, चमकाया गया। लेकिन जो समस्या थी वो क्या थी, नाक की थी। और जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको यह खबर दी गई और उन्होंने कहा कि यदि इस प्रतिमा पर, इस मूर्ति पर नाक नहीं लगा पाए तो इस रानी एलिजाबेथ का स्वागत नहीं बल्कि वो उनका अपमान होगा और इससे हमारे पूरे देश की नाक कट जाएगी, तो हमारा भी अपमान होगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था कि मूर्तिकार पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। उसको सिर्फ पैसे से प्रेम था और वह इतना जल्दी हार नहीं स्वीकार करता था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार को पैसे चाहिए थे और जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उन्हें अपना और देश का सम्मान रखना था। तो उसने दोबारा फिर उस सभा कक्ष के सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद करवाया और उसने उसके दिमाग के अंदर आया हुआ विचार अर्थात एक योजना प्रस्तुत की। योजना यह थी कि मेरी राय यही है, मेरा तरह की हिंदुस्तान की जो जनसंख्या 40 करोड़ है लगभग, और यदि 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर लगा दी जाए तो इससे आबादी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और पूरे देश की इज्जत भी बच जाएगी, अर्थात पूरे देश का अपमान नहीं होगा। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। जैसे ही मूर्तिकार ने अपना यह विचार प्रस्तुत किया कि जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का, तो एकदम बिल्कुल शांत वातावरण हो गया। सब सभा में बैठे उपस्थित सभी लोग चुप हो गए और खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभापति ने सबके चेहरे को अच्छी तरह देखा परखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, अर्थात वह कुछ हैरान हो गया, भौचक्का रह गया, चौंक उठा। धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इज्जत चाहिए। अर्थात कि मूर्तिकार ने फिर भी हार नहीं मानी। धीरे से बोला कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और मुझे जिस भी व्यक्ति की, जिस भी बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक जैसी लगेगी, मैं अपने आप वहां उस नाक का प्रबंध इस मूर्ति के लिए कर देता हूँ। इसलिए आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, अर्थात आपकी आज्ञा चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे गया था। कानाफूसी मतलब जो सभा में उपस्थित लोग थे वो एक दूसरे के कानों में चुपचाप कुछ बातें कर रहे थे, उनको कुछ बता रहे थे और मूर्तिकार को आदेश दे दिया गया। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। जो अगले दिन की अखबार थी उन सभी अखबारों की हेडलाइन ये थी, सभी के मुख्य समाचार ये थे
कि जो नाक की समस्या थी, नाक का मसला था, वो हल हो गया था, तो उसका समाधान हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अर्थात जो राजपथ पर इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, उस पर नाक लगा दी जाएगी, अर्थात लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों को की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। अर्थात नाक लगने से पहले जो हथियारबंद पहरेदार थे, जो उसकी मूर्ति की सुरक्षा के लिए वहां तैनात थे, उनको आदेश दिया गया कि यहाँ से कहीं और नहीं जाना है। जो तालाब था मूर्ति के पास, उस तालाब को सुखाकर उसके अंदर जो कचरा डला हुआ था उसको निकाला गया, साफ सफाई उसकी की गई, ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक है वो सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। कि मूर्तिकार ने जैसे भी मदद मांगी, उसे सब प्रकार की मदद, उसकी सब प्रकार की सहायता की गई, लेकिन उसे यह हिदायत दी गई, लेकिन जिस दिन रानी का दौरा होगा उस दिन हर हालत में यह नाक लगी होनी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गए। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर के नहीं है। अखबारों में अगले दिन सिर्फ यही खबर छापी गई कि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक लगा दी गई है, और वो भी किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई है, यानी जो दूर से देखने पर भी कहीं से भी पत्थर की दिखाई नहीं देती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी भूत के लिए। अर्थ कि अखबारों में सिर्फ यही बात छपी थी कि नाक लग गई है, जो नाक का मसला है वो हल हो गया था, केवल इसको ही दर्शाया गया। कहीं देश के अंदर जो और घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं की कहीं पर भी कोई सूचना नहीं दी गई। ना ही उस दिन कोई उद्घाटन हुआ, ना ही कोई समारोह हुआ, ना ही किसी का स्वागत हुआ, ना ही कोई विशेष सभा बुलाई गई, ना ही किसी को मान पत्र, किसी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसे कोई मोमेंटो वगैरह दिया गया। हवाई अड्डे पर किसी स्टेशन पर किसी का कोई स्वागत नहीं हुआ, किसी का कोई ताजा चित्र उस दिन अखबार में नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। ऐसा क्यों हो रहा था? कि हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि एक हमें सिर्फ नाक एक बूथ के लिए था, एक पत्थर की मूर्ति के लिए चाहिए थी, और उस पत्थर की मूर्ति को की नाक की खबर को विशेष दर्जा दिया गया, लेकिन बाकी देश के अंदर जो घटनाएं घटी थी उस दिन की घटनाओं का कहीं पर भी अखबार वालों ने जिक्र नहीं किया था। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी हमारी क्या समस्या थी कि हम रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए अपने देश की खबरों को भी उस दिन उजागर नहीं कर पाए थे? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चिंतन का विषय है। ये सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है, और इसको अच्छी तरह से सभी ने रीड करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, और साथ के साथ जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर इस लेसन को अच्छी तरह पढ़कर उसमें से ही छांटकर लिखने हैं। अपनी जो फेयर कॉपी है हिंदी की, जो सभी विद्यार्थियों ने आशा करता हूँ लगा ही रखी होगी, उसके अंदर अच्छी तरह जेल पेन के साथ लिखने। प्रश्न नंबर 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? प्रश्न नंबर 3, देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा,
नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या यत्न किए गए। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? अर्थात बच्चों ने जो लेसन पढ़ा है और लेसन में से जो चर्चित हस्तियों के पहनावे के बारे में, खान पान के बारे में जो बातें पढ़ी हैं कि किस प्रकार उनके बावर्ची, उनके दर्जी, उनके सुरक्षा कर्मियों की जीवनी तक भी छापी जाती है। इस प्रकार के जो विचार आपके मन में आते हैं उनको अच्छी तरह ढूंढ कर निकालना है। प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम के लाट के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए गए। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। अर्थात कि जो हमारे तंत्र की, अर्थात जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो राजनीतिक हमारे देश के अंदर चल रही है, उस पर तरह तरह व्यंग्य किए गए, करारी चोट गई है। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका, ऐसे कथन छांट कर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है। घोतक होता है प्रतीक। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर सामने आई है। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम के लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। अर्थात किसी भी नेता की नाक फिट नहीं है, बच्चे की नाक फिट नहीं है, तो लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। नई दिल्ली में सब कुछ था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 11 और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी अखबार चुप क्यों थे। कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 4 लाइनों में अवश्य लिखना है।